तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। और आई होप आप लोगों ने 3 क्लासेस है तो पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। और 3 क्लासेस के अंदर हमारे 90 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम 4th क्लास करने जा रहे हैं जिसके अंदर आपके 120 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और हमारी क्लासेस के साथ-साथ आपको पता है कि कंप्यूटर के आपके नए एमसीक्यूज देखने को मिल रहे हैं आपको। और इनका फ़ायदा भी मिलेगा बेसिकली, ठीक है? क्योंकि आप जो है वही एक चीज़ चीज़ पढ़ने से अलग ये है, अलग एमसीक्यूज पढ़ोगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि कंप्यूटर के अंदर आपका नंबर नहीं कटे, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे 30 मार्क्स में से आपको अगर 20-22 नंबर मिलते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, क्या बोलता है? 10% वार्षिक दर पर दी गई एक निश्चित धनराशि 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर ₹25 है, तो वह धनराशि क्या होगी? भाई इसने क्या दे रखा है? बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करना है। भाई 10% रेट दे रखी है इसने। और कह क्या रहा है ये? ये कह रहा है कि इसका 1 साल के लिए तो हम ऐसा ही निकालते हैं, ठीक है? तो 1 साल के लिए हमने क्या निकाला इसका? ऐसा ही निकाला है। और अर्धवार्षिक रूप पर हमने इसका क्या निकाला है? 1 साल के लिए क्या निकाला है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है, सीआई निकाला है। और इन दोनों का जो अंतर है वो ₹25 है। ये तो होगी रूपरेखा क्वेश्चन की जो आपको कहना चाह रहा है, ठीक है? अब एक चीज़ ये मानिए, मान लीजिए कि मैंने जो है ₹100 माना कि हमारे मूलधन जो है ₹100 है। इसके ऊपर 10% लगाओगे तो आप बोलोगे कि सर जो है ₹10 इसका ब्याज हो जाएगा, ठीक है? सिंपल। आप बोलोगे सर अगर इसको हम अर्धवार्षिक रूप में लगाएँ, चक्रवृद्धि ब्याज लगाएँ, तो पहले हम अर्धवार्षिक रूप से लगाएँगे तो रेट क्या हो जाएगी आपकी आधी हो जाएगी। रेट आधी हो जाती है और टाइम दुगना हो जाता है, ठीक है? रेट क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी यानी 5% हो जाएगी। और टाइम 1 साल है तो इंटू 2 करेंगे तो 2 साल हो जाएगा। 2 साल मतलब कहने का मतलब 2 टाइम पीरियड हो जाएँगे, 6-6 महीने के 2 टाइम पीरियड हो जाएँगे। तो देखो पहले पे हमने ब्याज लगाया तो आप बोलोगे ₹5 आएगा 5% के हिसाब से, ठीक है? ये ₹5 मैंने लिख दिए। दूसरे में लगाएँगे तो ₹5 फिर से आएँगे, ठीक है? लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार ये होगा कि ये जो ऊपर वाला ₹5 इस पे भी ब्याज लगेगा क्योंकि अब दूसरे 6 महीने के अंदर इस तो भी तो 6 महीने हो गए, तो ₹5 पे भी 5% लगाना पड़ेगा, तो 5 का 5% कितना आएगा? 0.25 आएगा, ठीक है? अब आप बोलोगे कि सर जो टोटल ब्याज आ रहा है 5-5 10 और 0.25 ₹10 और 25 पैसे आपका ब्याज आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ तक जो कैलकुलेशन की है हमने, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है, बस ये इसमें आपको वैल्यूज़ ही रखनी है। अब देखो, कैसे होगा? भई मैंने कहा कि एसआई जो आया ना, वो तो आया आपका ₹10 और जो सीआई आया, वो आया ₹10 25 पैसे, ठीक है? मैंने कहा यहाँ से जो अंतर आ रहा है ₹100 मानने से वो 25 पैसे आ रहा है। आप बोल रहे हो नहीं, हमारा जो आना चाहिए वो ₹25 आना चाहिए। तो मैंने कहा ₹100 से 100 से मल्टीप्लाई कर लो भई, है ना? तो ये ₹25 आ जाएगा। तो अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया ब्याज को, तो आपको मूलधन से भी करना पड़ेगा और मूलधन मैंने माना था ₹100 इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका आ जाएगा 10,000। यानी एक्चुअल में जो आपका मूलधन था वो क्या था? ₹10,000 था। और यहाँ से आपका आंसर कुछ भी लंबी-चौड़ी बात नहीं है, ठीक? चलिए। एक आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि हो, तब आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। अब भई वही बात है कि अगर मान लो लंबाई और चौड़ाई आपकी 100 इंटू 100 दे रखी है, तो आपका कितना होता है? सॉरी 10 इंटू 10 दे रखी है मान लो, छोटी संख्या मान लेते हैं। 10 इंटू 10 दे रखी है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी 100। 20-20% वृद्धि करी, तो ये भी 12 हो जाएगी और वो भी 12 हो जाएगी, है ना? तो 12-12 कितना होता है भाई? 144 होता है। आपको सीधा-सीधा दिख रहा है कि 44% का डिफरेंस आ गया, ठीक है? हाँ, देखो जो चीज़ है वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो आप जो एक्स वाई वाला फ़ॉर्मूला जो सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सॉरी एक्स प्लस वाई और बटे क्या होता है प्लस एक्स वाई बटे 100 ये आपका कर सकते हो वर्दी के अंदर, ठीक है? डिस्काउंट के अंदर ये घटता है, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो 20 प्लस 20 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 20 गुणा 20 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी, 20 20 40 और ऊपर क्या आ जाएगा 4 44। लेकिन ये फ़ॉर्मूला मैं लगाता हूँ लेकिन आप जो स्टूडेंट जिसको मैथ नहीं आती उसके लिए तो ये फ़ायदेमंद नहीं होगा ना, उसको एक्स वाई और वो चीज़ों में घुसाने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली क्या करो कि भई हमारा मान लो कि प्रत्येक भुजा कितनी रही होगी, वो 10-10 थी पहले, ठीक है? 10-10 थी तो हमारा 100 हो गया था, ठीक है? अब जो है 20% वृद्धि करी, तो ये 12 हो गया, 20% वृद्धि करेंगे तो ये 12 हो गया और नेक्स्ट भुजा भी 12 हो गई, तो आपका टोटल आ रहा है 144 यानी इसका जो डिफरेंस आ रहा है, वो 44/100 इंटू 100 हो जाता है, ठीक है? परसेंटेज बना रहे हैं ना, यहाँ पे 44% इतनी सी बात। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कभी आपके सामने आ जाए तो इसको भी सोल्व कर सकते हो आप लोग। कैसे करोगे सोल्व? पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे जो लिखा है ना उसको आप अच्छे से देख लो। ये जो लिखा है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे टाइप करने में थोड़ा-सा दिक्कत आ रहा था, ऐसे लिखा हुआ है ये। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ऐसे क्वेश्चन्स को ऐसे मानते हो कि ये बहुत ही मुश्किल सवाल था, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि 3 की जो स्क्वायर होती है और 4 की जो स्क्वायर होती है, वो 5 की स्क्वायर के बराबर ही होती है, क्यों? क्योंकि 3 की स्क्वायर 9 और 4 की स्क्वायर 16 और 5 की स्क्वायर क्या होती है 25 तो 16 और 9 और 25 तो ये तो बराबर ही होता है। ये क्या होता है भाई? बराबर ही होता है।
तो कहने का मतलब है इसका मान जो स्क्वायर के बराबर है, इसका मान क्या है? स्क्वायर के बराबर, इसका मान भी स्क्वायर के बराबर और इसका मान स्क्वायर के बराबर, तभी तो ये इक्वल हो रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो 4 रूट x जो है आपका, वो किसके बराबर है आपका? 2 के बराबर है। अब 4 रूट x है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x 1/4 लिख सकते हैं, यही होता है रूट का। यहाँ पे 2 है, ठीक है? अब यहाँ से अगर हम इसको 4 की स्क्वायर कर दें, ठीक है? 4 घात लगा दें दोनों के, तो आप बोलोगे कि x का तो 1/4 गुना 4 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? 2 की घात 4 हो जाएगा। यहाँ से 4 कट जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा? 2 की घात 4 और 2 की घात 4 कितना होता है भाई? सिंपल, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 16 की, ठीक है? अगर नहीं भी आए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें जो है जिसको मैथ नहीं आती वो सिंपल किस-किस चीज़ पे फ़ोकस कर सकता है वो मैं बता देता हूँ। परसेंटेज पे फ़ोकस करें, परसेंटेज आएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर फ़ोकस कर सकता है, डिस्काउंट भी हो जाएगा, रेशियो वाला भी हो जाता है, ठीक है? और सीआईएसआई हो जाता है, तो 4-5 टॉपिक ऐसे भी हैं, जो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं। चलिए, 45 विद्यार्थियों के औसत अंक 66 पाए गए, यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 82 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 28 और 64 लिए गए, यानी कम लिए गए हैं, ज़्यादा लिए गए हैं, दोनों चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले आप जो है गलती हैं उनको देखो। 2 विद्यार्थियों के स्थान पर गलती क्या की आपने? 28 और 64 लिए। 28 और 64 कहने का मतलब इनका जो योग था, वो था 92 और हमें लेने कितने थे? 82 और 46, 8 और 12 128। तो 92 आपने लिए हैं, 128 आपने लेने थे, यानी आपने कितने कम लिए? 28 और 8 कितने हो गया? 36। 36 अंक आपने क्या लिए हैं? कम लिए। अब देखो कि आपने कोई वैल्यू थी, उसके अंदर आपने डिवाइड करके आपने 66 निकाला। तो कहने का मतलब यही है कि आपने उस 36 को शामिल नहीं किया है, तो मैं 36 को शामिल कर देता हूँ, 36/45 है ना? जो वैल्यू आएगी वो प्लस कर दूँगा। तो यहाँ से मैंने 9 से काटा, 9 चौके 36, 9 पंचे 45 और 4/5 करेंगे ये 0.80 आ जाएगा। तो मैं क्या 0.80 जोड़ सकता हूँ? 66 प्लस 0.80 करूँगा तो ये 66.80 आ जाएगा, बस इतनी सी बात थी। अगर ये कमी होती तो मैं क्या करता बट्टे 45 लगा के माइनस कर देता वैल्यू को, सिंपल। चलिए 2, 5, 6 चतुर्थानुपाती और ये 6, 8, 9 के चतुर्थानुपाती अनुपात में क्या होगा? चतुर्थानुपाती कैसे निकलेगा वो आपको पता होना चाहिए, पहली चीज़ तो यही है। देखिए, हमारे पास चतुर्थानुपाती की बात करें तो ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी होता है, ठीक है? ये आपका होता है चतुर्थानुपाती ए इंटू डी बराबर क्या होता है? बी इंटू सी। अभी हमें डी नहीं दे रखा, तो बी इंटू सी बटे ए हो जाएगा, है ना? ये वैल्यू होती है। तो यहाँ से आप निकालोगे, तो मान लीजिए पहले का निकाल रहे हैं हम, तो वो क्या हो जाएगा आपका? बी और सी 5 और गुना 6 बटे 2, ये तो आपका कितना आ जाएगा भई? 15 आ जाएगा। एंड सेकंड वाले का निकालेंगे, सेकंड वाले का, ये 8 गुना 9 बटे 6, पहले 2 से काटो 4, 3 से काटा 3, तो ये 15 और 12 आ गया। अब इसका रेशियो बनाना है, 15 और 12 का रेशियो बनाना है, 3 से काट दो, 3 5 15, 4 तिये 12, 5 अनुपात 4 आ गया। जो भी क्वेश्चन आता है उसमें आप बता सकते हो कि हमें ये दिक्कत आ रही है, ठीक है? और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। 14 किग्रा वाली ₹14 किग्रा वाले मूल्य वाले चावल को ₹11 किग्रा वाले मूल्य के साथ अनुपात में मिलाया जाए, 11.6 हो जाए। देखिए, इन क्वेश्चन्स का करने का फ़ायदा क्या है पता है आप लोगों को? कि आप लोगों को वहाँ पे ना ऐसा सिमिलियर क्वेश्चन दिखेगा तो आप फटाफट से कर दोगे। 14 और 11 है, 11.6 घटा लो, ठीक है? ये प्रैक्टिस करने का अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से और 2.4 आ जाएगा ये 0.6 आ जाएगा। यहाँ से काटेंगे 6 कम 6 होता है, 6 चौके 24 होता है, 1 अनुपात 4। यहाँ पे देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इस तरह का क्वेश्चन एक आपके एग्ज़ाम्स में कन्फर्म आना है, ठीक है? ये है 3.87 बार, ठीक है? टाइप करते टाइम में बार नहीं लगा, 2.59 इस टाइप का एक क्वेश्चन कन्फर्मली आपके आना है, कन्फर्म, ठीक है? देखिए, इसमें क्या होता है, जिनके ऊपर बार लगा है ना, उनका बनेगा 99, ठीक है? और जिनके ऊपर बार नहीं लगता, उनका बनता है 0। लेकिन पॉइंट से पहले की जो संख्या है, वो कोई इफ़ेक्ट नहीं डालेगी आपकी नीचे वाली संख्या पे, लेकिन वो माइनस होगी। जैसे अगर इसको हम बनाएँगे, तो ये क्या होगा कि 3 तो आएगा, ठीक है? और ये जो है 87 इसमें से आपका 3 क्या हो जाएगा माइनस, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 90, ठीक है? ये आपका 384 डिवाइड बाय 99 बनेगा। देखिए, इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है, वो मैं अलग से वीडियो बना के डालूँगा, उसमें आप समझ लेना। एक साथ में आपकी सारी संख्याएँ खत्म हो जाएगी, बहुत ही आसान होता है, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही संख्याएँ इक्वल है, तो आपका पहली चीज़ तो ये है कि माइनस 1 तो आपका आना ही है, क्योंकि आपकी ऊपर-ऊपर वाली वैल्यूज़ देखोगे तो आप 3 माइनस 2 कर दो, 1 आ जाएगा, ठीक है? पॉइंट यहाँ से आप देखोगे तो ये 3 घटेगा, 84 आएगा और यहाँ पे ये 2 घटेगा, 157 आएगा, ठीक है? 7 और 2, 1 27 होता है, 1.27, ठीक है?
ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपका 0.27 है, लेकिन ये 98 के साथ जाता है। यानी 127/99, एक बचता आपका 28 बचता है। ये ध्यान रखना। यहाँ पे 1.28 आएगा, 1.27 मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपकी जो वैल्यू आती है ना, वो 127 आती है, डिवाइड बाय 19 कर 99 करोगे तो ये एक 99 में एक बार भाग जाएगा, लेकिन आपका जो बचेगा वो कितना बचेगा? आपका 28 बचेगा, इसलिए, ठीक है? इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, वो मैं आपको कंप्लीटली बता दूँगा। उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वो डिट्टो आप याद कर लेना, बस उससे के साथ कुछ प्रैक्टिस कर लेना। इससे क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, ये प अच्छी बात है। आगे देखिए, 53% विद्यार्थी विज्ञान में असफल हुए और 48% जो है गणित में असफल हुए। यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए, तो कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए? देखो, अगर माने कि आपका विज्ञान के अंदर जो है, वो कितने असफल हुए? 53% और गणित के अंदर कितने असफल हुए? वो आपके हुए हैं 48%, ठीक है? दोनों को मिलाएँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 101%। 101% छात्र हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे कुछ कॉमन स्टूडेंट भी फेल हुए हैं। वो कौन से कॉमन स्टूडेंट हैं? वो है 40%। क्या है? 40%, यानी यहाँ से अगर हम 40% निकालें, तो आपको जो है 61% स्टूडेंट ऐसे हैं, जो आपके क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। अगर हमें सफल विद्यार्थी निकालना है, तो 100 में से आप क्या घटा दोगे? 61 घटा दोगे। ये 39% जो है, दोनों विषयों में आपके सफल होने विद्यालय विद्यार्थी हैं। यहाँ पे 39% आपका राइट आंसर। 10% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ₹93। अब देखो ऐसे केस में क्या होगा कि आप जब भी वर्षों के हिसाब से देखें आप कि यहाँ पे 3 वर्ष है ना, जब हम 2 वर्ष ले रहे थे तो ₹100 से काम चल रहा था। लेकिन अगर आपको 3 वर्ष दे, तो आपको 1000 लेना है और वो कैसे डिसाइड करोगे आप? जैसे मान लो कि 10 की रेट है ना, 10/100 परसेंटेज हटाएँगे तो, ये कितना आ गया 1/10, ठीक है? अब जितने साल है ना, नीचे वाली संख्या का स्क्वायर कर लो। 3 साल है, तो 3 का स्क्वायर किया 1000, आप 1000 मानो, आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व होगा। देखो अब मैं सोल्व करता हूँ, 1000 है, 1000 पर अगर मैं 10% रेट से अगर मैं एसआई निकालूँ, तो आप बोलोगे पहली साल ₹100 होगा, दूसरी साल भी ₹100 होगा एंड तीसरी साल भी ₹100 होगा। यही तो बात है। और सीआई में क्या होगा कि पहले साल आपका कितना बनेगा? ₹100 ही बनेगा। दूसरी साल दूसरी साल आपका ₹100 तो बनेगा, लेकिन जो पीछे वाला ₹100 इसके ऊपर ब्याज लगेगा कितना? ₹10। तीसरी साल ₹100 बनेगा, लेकिन इन दो ₹200 है, इनके ऊपर ब्याज लगेगा कितना रुपए? ₹20 प्लस प्लस आपका ₹10 पर भी ब्याज लगेगा और 10 का 10% कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा भाई? 1 आएगा। तो आप देखोगे कि आपका जो एक्स्ट्रा रुपया बना है, देखो इसका ये तो ऐसा ही कितना बना आपका ₹300 और इसका कितना बनेगा? 300 तो ये बन गया और 21 ये 31 ये बन गया, 10 + 20 + 1 है ना? 31 तो 331। आपका जो फालतू रुपया बना है वो कितना है? ₹31 और यहाँ पे हमें 31 के बराबर क्या दे रखा है? ₹93। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये 93,000 हो गया। ठीक है? तो आपने अगर ब्याज को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपने जो मूलधन माना था उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअल में आपका जो मूलधन था वो ₹3000 आ गया। क्या हमने कोई बड़ा फ़ॉर्मूला यूज़ किया? नहीं। सिंपल कैलकुलेशन यूज़ की, आपको समझ में आने वाली चीज़ें यूज़ करी, ठीक है? अच्छा एक चीज़ और बताई थी मैंने, किसी स्टूडेंट को पता होगा तो रेशियो वाला ना, रेशियो वाला बताया था मैंने आप लोगों को कि एक्चुअल में 10% का मतलब क्या होता है? 10/100 होता है ना, 1/10 यानी 10 पे आपका वैल्यू 1 बढ़ रहा है। यानी आपकी वैल्यू जो है वो 10 से क्या हो रही है 11 और ये हर साल ऐसे होती जाएगी 10 से 11 कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालेंगे हम। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये तो कितना हो गया 1000 हो गया, ठीक है? और 11 इंटू 121 होता है, इंटू 121 11 करोगे तो 1331 आ जाएगा। वैल्यूज़ वहीं आएगी, कहीं पे नहीं जाएगी। अब आप देखो कि 1000 का 1331 हो रहा है, ठीक है? यानी आपकी मूल्य कितना बढ़ गया? 1000 से कितना हो गया? 1331 हो गया, ठीक है? तो आपकी वैल्यू भी 1000 से 1331 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमें क्या नहीं दी हुई? वैल्यू नहीं दी हुई है। तो हमें उस मेथड से जाना पड़ेगा कि 1000 पे आपका ब्याज कितना बन रहा है और आपकी वैल्यू कितनी बन रही है, ठीक है? इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये 1331 बनेगी, ठीक है? और इस 1000 के अंदर अगर हम एसआई से निकालेंगे तो ये 300 बनेगी, यानी डिफरेंस वही आना है 31, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ₹3000 आपका किसी तरह निकालो, चलिए। यदि मोहन 4 किमी प्रति घंटा की चाल से चलता है और अपने विद्यालय 6 मिनट विलंब से पहुँचता है, परंतु ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की से चलता है तो निर्धारित 6 मिनट पहले पहुँचता है। तो वही है 6-6 12 मिनट हो जाएगी और आपका टाइम की बात करें तो 4 से क्या कर रहा है ये स्पीड को, ये तो आपकी क्या है स्पीड है। स्पीड को 4 से 5 कर रहा है, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा 5 से 4, 5 से 4 हो जाएगा। इसका जो डिफरेंस है वो हमें क्या बता रहा है कि 1 मिनट का जो ये डिफरेंस है 6-6 12 मिनट है। ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पे आपका टाइम कितना लगा? 12 मिनट है तो 4 इंटू 5 4 इंटू 12 ठीक है? 48 मिनट लग रहा है सेकंड टाइम में। तो 48 मिनट का 48/60 4/5 और इंटू 5 करोगे तो ये 4 किलोमीटर क्या आ जाएगा? 4 किलोमीटर आ जाएगा। चाहे किसी भी वैल्यू से निकालो आपका आ जाएगा आंसर। यहाँ से इससे निकालेंगे तो इसमें कितना टाइम लग रहा है भाई? 5 इंटू 12
60 यानी 1 घंटा लग रहा है और इसकी रफ्तार कितनी है 1 घंटे में? 4 किलोमीटर। तो ये भी निकाल सकते हो। दोनों से सिमिलर आंसर आएगा। चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर की ओर से। फुटनोट जो है इंसर्ट किया जाता है। फुटनोट जो होता है अंतिम पेज पे नहीं, हर पेज पे यूज़ किया जाता है। पेज के अंत में हम जो है फुटनोट यूज़ करते हैं। हेडर जो होता है वो प्रारंभ में यूज़ होता है। ठीक है? तो ए आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी कंटेंट के सोर्स की जानकारी देने के लिए निम्न में से किस रेफरेंस टाइप का उपयोग करेंगे? देखिए, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट है और उसका सोर्स बताना है, नीचे आपने कई बार देखा होगा कि नीचे लिखा आता है सोर्स, ठीक है? अन्य सोर्सेज़ जो होते हैं, उसके लिए हम क्या कहते हैं? रेफरेंस देना पड़ता है और उस सोर्स की जानकारी देने के लिए हमें किस टैब का प्रयोग करेंगे? रेफरेंस टैब का यूज़ करेंगे? तो रेफरेंस में हम सिटेशन का यूज़ करेंगे, वहाँ पे हमें सोर्स बता सकते हैं, अन्य सोर्स जो हमने प्रकाशन से लिया। एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेज़ विकल्प किस टैब में उपलब्ध रहता है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो ऐसे एमसीक्यू के माध्यम से ही सोल्व होंगे। इनको याद नहीं किया जा सकता, बस इनको रटा जा सकता है। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर बहुत कम उपयोग करते हो तो आपके लिए समस्या होती है, ठीक है? देखिए, ट्रैक चेंजेज़ जो होता है ना, वो डॉक्यूमेंट सेव करने के बाद अगर आप कोई चेंज करते हो, ठीक है? तो वो आपको बताता है। जैसे आपने कोई सेव कर लिया डॉक्यूमेंट और वहाँ पे आपने कोई चेंज किसी ने चेंज करा है, तो आप देख सकते हो ट्रैक चेंजेज़ के विकल्प से कि क्या-क्या चेंजेज़ किए गए हैं, ठीक है? तो यहाँ ये रिव्यू टैब में मिलेगा आपको, ठीक है? रिव्यू करते हो ना, उस टैब में। निम्न में से कौन-सा सुपरस्क्रिप्ट है? तो एक तो होता है सुपरस्क्रिप्ट, एक होता है अपरस्क्रिप्ट, ठीक है? सॉरी स्क्रिप्ट होता है और एक सबस्क्रिप्ट होता है। तो देखो सुपर का मतलब तो ऊपर हो गया, तो ये वाला हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? बाकी आपका जो होगा वो नीचे ही होगा, बस समझ गए? इतना सा काम है। सुपर का मतलब ऊपर होता है, तो आपका स्क्वायर वाला जो वैल्यू होता है, वो आपका सुपरस्क्रिप्ट होता है और सबस्क्रिप्ट जो होगा वो नीचे आएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन-सा किसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम माना जाता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम का मतलब क्या है? अ, जो वेसिकल है ना, ये ये आपका सबसे पहले बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम था, ठीक है? ये एप्पल कंप्यूटर्स के लिए विकसित किया गया था। एक्सेल होता है, स्प्रेडशीट अंतर आता है जो एक्सेल के अंदर शीट्स आती है ना, बात है। एमएस एक्सेल में कॉलम की पहचान होती है। जो कॉलम होता है उसके ऊपर क्या लिखा होता है? आपके जो कॉलम्स आते हैं ना एक्सेल के अंदर, वहाँ पे आपने देखा होगा कॉलम के अंदर ए, बी ऐसे लिखा होता है, ठीक है? तो उसमें क्या लगा होता है? लेबल होता है, ना कि नंबर और एड्रेस। एमएस एक्सेल में अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ कितनी हो सकती है? अगर अधिकतम फ़ॉन्ट साइज़ की बात करोगे, तो वो 01 से लेकर आपकी 409 हो सकती है। 09 से लेकर 409 आगे बढ़ें। निम्न में से कौन-सा फ्रैक्शन फ़ॉल्स परिणाम देगा? अगर देखोगे फ़ॉल्स के लिए, देखो भाई ये आपका फ़ॉल्स देगा, ठीक है? क्योंकि इक्वल लगाकर 5 बराबर 2 तो नहीं होता ना, तो ये वैल्यू क्या है? फ़ॉल्स है। 5 बराबर तो 5 ही होता है, तो यहाँ पे आगे वाली देखो इक्वल लगा के तो हम लिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 5 बराबर 5 है, ये 5/2 है, यहाँ पे एक इक्वल लगा लो, ठीक है? ये कटा हुआ है। इक्वल लगाएँगे ये तो फ़ॉर्मूले के रूप में यूज़ करेगा, बराबर 5/2 लिखोगे तो वो 2.5 दे ही देगा आंसर, ठीक है? और ये जो है ना, ये लेबल की तरह काम करेगा कि हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन वो जो है आपका, वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमने इक्वल नहीं लगाया ना, आपने क्या लगा दिया, ये लगा दिया ना, तो इक्वल से हमारा जो है वो शुरू होता है। तो यहाँ पे इसको ये क्या करेगा एज़ ए लेबल कंसीडर करेगा। जबकि यहाँ पे वो उसको वैल्यूज़ के रूप में देख रहा है, कंपेयर करेगा, तो ये आपका गलत आएगा, फ़ॉल्स फंक्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन-सा कथन एमएस एक्सेल में फंक्शन के संदर्भ में सही नहीं है? पूर्व निर्धारित फ़ॉर्मूला फंक्शन कहलाता है। क्या बात सही है? मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था, ठीक है? ये बात सही है। फंक्शन केस सेंसिटिव होते हैं। फंक्शन की शुरुआत चिन्ह से होती है। तो देखो फंक्शन केस जो होते हैं, ये आपके सेंसिटिव नहीं होते। ये स्मॉल या कैपिटल किसी भी लेटर में लिखे जा सकते हैं, ठीक है? ये सेंसिटिव नहीं होते। स्मॉल, कैपिटल किसी भी रूप में लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे तो पूर्व निर्धारित फ़ॉर्मूला है, ये दोनों सही है, ठीक है? तो ये आपका गलत है। चलिए, एमएस एक्सेल में करंट डेट एंड टाइम। अब देखो अलग-अलग चीज़ें हैं। करंट डेट एंड टाइम बोला ना, अगर टुडे लिखे तो आपको सिर्फ डेट इंसर्ट करोगे। टुडे के लिए आप क्या करते हो? डेट इंसर्ट करते हो, करंट डेट इंसर्ट करते हो एंड डेट के लिए डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका आ जाता है। नाउ के लिए है ना करंट डेट एंड टाइम। नाउ जो है ना उस वो करता है आपका करंट डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें। और डेज़ जो है 2 डेट के बीच में आपका अंतर बताता है, ठीक है? जैसे अगर अगर मान लो जन्मदिन के बीच की संख्याओं का निकालना है कितने दिन के हो गए हो आप, तो ये डेज़ वाला फ़ॉर्मूला अपनाओगे। अगर आपको करंट डेट और टाइम दोनों चीज़ें चाहिए तो आप नाउ वाला एंड अगर आपको टुडे यानी डेट डालनी है तो टुडे का लगाओगे। और डेट को डेट फ़ॉर्मेट में लिखने के लिए आप डेट का फ़ॉर्मूला लगाओगे। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प की सहायता से स्लाइड शो को वेब पेज ब्राउज़र के साथ प्रस्तुत करके दिखा सकते हैं? किस विकल्प की सहायता से हम जो स्लाइड शो होता है, उसको वेब पेज ब्राउज़र के साथ प्रस्तुत करके दिखा सकते हैं? तो वो होता है ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। क्या होता है? ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। नेक्स्ट देखिए, पावर पॉइंट में शब्दों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए किस विकल्प का उपयोग उपयोग किया जाता है? सबसे पहले हम यही काम करते थे, ठीक है? वर्ड आर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वर्ड आर्ट। पावर पॉइंट का कौन-सा व्यू केवल टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है?
पावर पॉइंट का जो आउटलाइन व्यू है वो सिर्फ़ टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है। चलिए, पावर पॉइंट में ऑब्जेक्ट को गतिशील बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अगर हम इसमें मोशन पाथ डाल देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा ये गतिशील हो जाएगा। ठीक है? ट्रांज़िशन व एनिमेशन जो है, वो तो स्लाइड और ऑब्जेक्ट पर जुड़ने वाले क्या होते हैं, इफ़ेक्ट होते हैं। पूर्व निर्धारित डिज़ाइनों से युक्त फ़ाइल जो पावर पॉइंट में प्रेज़ेंटेशन तैयार करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। पूर्व निर्धारित जो डिज़ाइन्स होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलते हैं टेम्पलेट्स, जो क्या होते हैं, पहले से बने होते हैं। विश्व का पहला वाइड एरिया नेटवर्क किस नाम से जाना जाता था? ये था एप्रानेट, ठीक है? एप्रानेट, ध्यान दीजिए, ठीक है? एप्रानेट क्या है? बस 1969, ठीक है? ये भी आप ध्यान रखोगे, अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा इस किया गया था। पहली ईमेल सेवा का विकास किसके द्वारा किया था? ईमेल जो हॉटमेल है, पहली ईमेल सेवा हॉटमेल जिसका विकास जो है वर्ष 1996 में साबिर भाटिया के द्वारा किया गया। यूआरएल के बारे में सही नहीं है। यह किसी वेब पेज को विशेषीकृत पता है, जिसमें डोमेन नेम शामिल होता है, केस सेंसिटिव नहीं होता, यह सूचना की स्थिति एवं उसे प्राप्त करने का मार्ग बतलाती है। तो यहाँ पे आपकी एक ही गलती है, सिर्फ़ ये केस सेंसिटिव वाला। बाकी तो आपको पता ही है कि अगर मान लो कि किसी वेब पेज पे विशेषीकृत पता होता है कि हमारा अगर मान लो कि आपको कोई कोई वेबसाइट पे जाना है, ठीक है? जैसे www.hindi.net, ठीक है? तो ये उसका देगा, अगर डोमेन नेम तो इसमें शामिल है, यही डोमेन नेम है। अगर इसका कोई और यूआरएल बनाना है तो आगे कोई मान लीजिए कोई भी आर्टिकल है उसका नाम लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आपका डोमेन नेम तो उपलब्ध होता है, ठीक है? और पता भी उपलब्ध होता है जिस लिंक पे जा रहे हैं और सूचना की स्थिति और उसे प्राप्त करने का मार्ग बतलाता है, ठीक है? इस लिंक पे क्लिक करो और वहाँ पे पहुँच जाओ। इंटरनेट द्वारा आपस में जुड़े भौतिक उपकरणों से बना नेटवर्क कहलाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है? इंटरनेट पर वेब पेज को सर्च एक्सेस करने वाले प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? तो वो होता है आपका ब्राउज़र। सर्च एक्सेस करने वाले प्रोग्राम को पूछा है, सर्च को नहीं पूछा। तो ये थे 120 क्वेश्चन्स और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में समझा सकूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं मैथ के लिए कि जल्दी करो, है ना? वो करो। लेकिन मेरा जो मकसद है वो है कि जो स्टूडेंट जो है लास्ट लाइन पे बैठा है जिसको मैथ नहीं आती उसके लिए भी थोड़ा-सा होना चाहिए। और कंप्यूटर के अंदर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। जहाँ तक हमने कंप्यूटर यूज़ किया है, तो हमारे लिए वो चीज़ें आसान हो जाती है। जिस स्टूडेंट ने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है उसके लिए थोड़ा-सा टिपिकल रहता है। ठीक है? लेकिन फिर भी आपका जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे वो ज़्यादातर जो रिव्यू टैब है, व्यू टैब है ना? इनसे पूछे जाएँगे तो जो यूज़ करता है उसके लिए भी थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे काम नहीं आती। जैसे थीसिस वगैरह है ये बड़े-बड़े आर्टिकल जब लिखते हैं उसमें काम आते हैं ना? छोटे-मोटे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए कोई भी काम में नहीं देता। ठीक है? तो बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ये मेरी प्रबल इच्छा है कि आप लोग जो है इस चीज़ को लाइक करोगे तो ये मोटिवेशन रहता है। आपको पता है कि 30-30 क्वेश्चन्स की हमने 4 क्लासेस कर ली और मैंने अपने टाइम पे उसको कंप्लीट किया है। ठीक है? वक़्त हो ना हो, लेकिन मैंने अपने आप को पहले से रेडी रखा है कि ये क्लासेस हमें करनी है। और ऐसा नहीं है कि बल्क में क्लासेस बना के रखी हुई है। बस जिस हिसाब से टाइम मिलता है उस हिसाब से बना के उसी दिन भरी है। चलिए, आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी है। थैंक